गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? तो आर यू रेडी फॉर दिस यूनिट नंबर 1? एंड आप जानते हैं इस यूनिट का नाम क्या है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। माय डियर स्टूडेंट, अभी तक इस डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड यूनिट्स के हम लोग 4 लेक्चर्स लगा चुके हैं और आज हमारा है लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर में आज हम लोग देखेंगे क्या कि क्लासिफिकेशन के टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, और सेकेंडली हम बात करेंगे बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज की। इन दोनों फैक्ट को आज हम लोगों को क्लियर करना है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे यहाँ पर नए हैं तो वेलकम है सभी न्यू बच्चों का और पुराने बच्चों का भी। इसके साथ ही जो बच्चे यहाँ पर नए हैं माइडल स्टूडेंट, वो चाहते होंगे कि मेरे लगातार रेगुलर लेक्चर्स उनको मिलते रहे, मेरे लाइव सेशन वो अटेंड कर पाए, जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसको भी अटेंड कर पाए। सिंपल सा प्रोसेस है माइडल स्टूडेंट। करना क्या है आपको कि जो आपका गूगल प्ले स्टोर है, यस क्या है, जो गूगल प्ले स्टोर है, देखिए ये गूगल प्ले स्टोर है। गूगल प्ले स्टोर में जाके आपको DNCMI टाइप करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे हमारा ये ऐप ओपन हो जाएगा। जिस ऐप में पीछे ये ब्लैक बैकग्राउंड है माय डियर स्टूडेंट, इसी ऐप को आपको डाउनलोड करना है। लिखा है DNCMI एजुकेशन केविन मीडिया। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेंगे। इस ऐप के जो वीडियो सेक्शन है माय डियर स्टूडेंट, वहां पर मैंने कैटेगरीज डिवाइड किया हुआ है यूनिट 1 यूनिट 2 की, तो वहां पर आपको मेरे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके, आफ्टर दैट यदि इसमें कोई प्रॉब्लम्स आती है तो ये हमारा मोबाइल नंबर है 7237841191। इसके अलावा दूसरा मोबाइल भी नंबर भी है, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा दूसरा रास्ता एक और है माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता है हमारा यूट्यूब चैनल भी है और यूट्यूब चैनल का नाम है DNCMI एजुकेशन। इस चैनल की पहचान देखिए यहाँ पर मेरी इमेज बनी हुई है, यस। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। यदि कोई मेरा लाइव सेशन चलने वाला है उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और प्रॉपर मेरे साथ आप कनेक्ट रहेंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, इस ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन के साथ अपने सेशन की स्टार्टिंग करते हैं और देख लेते हैं कि जो हमारा लेक्चर नंबर 4 था, उस लेक्चर नंबर 4 में हमने क्या स्टडी किया था, क्योंकि ये हमारा लेक्चर नंबर है 5। तो माय डियर स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 4 में हम लोग ने बात करी थी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी बात हम लोग ने करी थी, यस। स्पीसीज के फॉर्म्स की बात करी थी, टाइप्स ऑफ स्पीसीज की, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखा था। तो ये बहुत सारी बातें हम लोग ने करी थी माय डियर स्टूडेंट लेक्चर नंबर 4 में। और अब जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5, अगर हम इसकी बात करें माय डियर स्टूडेंट, यस, तो हमें क्या क्या पढ़ना है मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, जिस तरीके से आपके बॉडी को प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, यस, न्यूट्रिशन के लिए, वैसे ही हमारा जो ब्रेन है उसको भी अच्छी डाइट की जरूरत होती है। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप देखिए आज का ब्रेन डाइट क्या है। ब्रेन डाइट कहता है आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप। हमारी जो सबसे बड़ी कमजोरी होती है वो हम किसी काम को जो बीच में छोड़ देते हैं। अगर हमने 2-4 प्रयास किया और वहां पर अगर सफल नहीं हुए तो उस काम को हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या कहता है? द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। किसने बोला है? थॉमस अल्वा एडिसन ने। इनका कहना है कि जब भी एक बार आप निराश हो, फिर से आपको पूरी उत्साह के साथ एक बार फिर से प्रयास करना चाहिए। इनके बारे में सिंपल सी आपको स्टोरी बताता हूं एडिसन के बारे में। जब एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था माय डियर स्टूडेंट, तो आपको पता है लगभग इन्होंने 1000 प्रयोग किए थे। तो इनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि सर आप 999 बार आप हताश नहीं हुए? तो उनका जवाब था कि यस, मैं हताश नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन असफलताओं से सीखा और ये मैंने सीखा कि वो 999 तरीके थे जिससे बल्ब बनाया नहीं जा सकता था और ये वो लास्ट तरीका था जिससे मैंने बल्ब बना लिया। तो माय डियर स्टूडेंट, आप देखिए कितनी बड़ी शख्सियत है और कितनी बड़ी बात इन्होंने की। यही चीज आपके स्टूडेंट लाइफ पर भी लागू होता है। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, आप उसको प्रयास करिए, ऑनलाइन देखिए, बुक्स पढ़िए, निश्चित रूप से सारी चीजें क्लियर होंगी। और बायो से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, डायरेक्ट मैंने आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं और मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, इस ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ स्टार्टिंग करते हैं आज के ब्यूटीफुल सेशन की।
यस, मैंने आपको बताया आज के सेशन में हम लोग दो चीज स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट, क्लासिफिकेशन के टाइप्स क्या हैं, और सेकंड हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज की। चलिए स्टार्टिंग करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन से। माय डियर स्टूडेंट, अगर हम टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस की बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले एक वर्ड आता है, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डिफिनीशन कहती है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? ये आर्ट है आइडेंटिफाई करने का, डिस्टिंक्शन करने का अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड प्लेसिंग देम इनटू ग्रुप्स दैट रिफ्लेक्ट देयर मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर एंड रिलेशनशिप। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज थी, किंगडम से लेके स्पीशीज तक, तो वास्तव में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? एक तरीके की आर्ट है, एबिलिटी है, जिस एबिलिटी के द्वारा हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को देखकर उसके कैरेक्टर्स को पहचान के उसके एप्रोप्रिएट हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में उसको प्लेस कर पाए। इस एबिलिटी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर हमने ऐसा किया है तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। हमने पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड उसके कैरेक्टर्स को पहचाना, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे, उनमें से हमने उसको पर्टिकुलर आइडेंटिफाई किया कि किस ऑर्गेनिज्म को किस पर्टिकुलर ग्रुप में रखना है। तो दिस इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा माय डियर स्टूडेंट कि व्हाट इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने जर्नी को। यस, और इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है कुड बी नेम्ड, मतलब पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का हम साइंटिफिक नेम दे पाए, रिमेंबर्ड एंड स्टडीज, और प्रॉपर इस क्लासिफिकेशन से उस ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हम उसको याद कर पाए, और पर्टिकुलर जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं उसमें हम प्लेस्ड कर पाए और उसकी प्रॉपर हम स्टडी कर पाए। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पर्पस ये है, और इसकी जो डिफिनीशन है इसकी बात हम लोग ने यहां पर कर ली है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम कितनी तरीके से कर सकते हैं, मतलब टाइप्स क्या होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। तो पहला टाइप है प्रैक्टिकल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड है हमारा आर्टिफिशियल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड है हमारा नेचुरल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फोर्थ है हमारा एडमसोनियन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एंड लास्ट है हमारा माय डियर स्टूडेंट फाइलोजेनेटिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये 5 क्लासिफिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी बात अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो टोटल हमें कितना देखना है? फर्स्ट प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड आर्टिफिशियल, थर्ड नेचुरल, फोर्थ एडमसोनियन एंड फिफ्थ फाइलोजेनेटिक। तो स्टार्टिंग हम करते हैं प्रैक्टिकल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, इनमें किन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कंसीडर करते हैं यदि हम प्रैक्टिकल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का करेंगे तब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन से। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक टाइप है। चलिए अगर हम प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि यदि हम किसी ऑर्गेनिजम्स का, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उसका अगर हम क्लासिफिकेशन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए करते हैं कि ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। याद करने का तरीका क्या है? जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं भाई बी प्रैक्टिकल बनिए, आज की डेट में पैसा ही सब कुछ है, तो पैसे का मतलब क्या है? इकोनॉमिक। क्लियर हुई बात? कैसे माइंड में आपको रखना है? तो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है अगर हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को हम कंसीडर करके क्लासिफिकेशन करते हैं, और किसके रेफरेंस में? ह्यूमन बीइंग्स के रेफरेंस में, देन वी विल कॉल दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। आई होप आपको और अब क्लियर हो गया होगा। चलिए चलो इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका एग्जांपल है, जैसे आपको पता है बहुत सारे प्लांट हैं जिससे ऑयल मिलता है। यस, चाहे वो कोकोनट की बात हो, आपको पता है कोकोनट ऑयल हम लोग यूज करते हैं।
सोयाबीन ऑयल हम लोग यूज करते हैं। फाइबर्स यील्डिंग प्लांट्स होते हैं, यस, जिससे फाइबर्स हमको मिलता है, जिसका हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, जैसे जूट है, कॉटन है, यस। तो ये कैसे प्लांट हैं? ये ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो अगर हमने इस कैरेक्टर्स को कंसीडर किया तो ऐसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम बोलेंगे प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। इस तरीके का क्लासिफिकेशन में कोई एक प्लांट, यस, वो मेंबर हो सकता है, कैन बी मेंबर ऑफ मोर देन वन ग्रुप। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एक प्लांट एक से ज्यादा ग्रुप का मेंबर हो सकता है, यस। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्लियर है? इसलिए प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, आपको पता है। तो ये इसकी खामी है कि कोई भी वन प्लांट कैन बी ए मेंबर ऑफ मोर देन वन ग्रुप। चलिए, तो हम लोग ने यहां पर समझा कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन एंड व्हिच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच वी विल कंसीडर इन दैट पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन। जब हम किसी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ध्यान में रखते हैं, और अगर हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को कंसीडर किया इन रेफरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, तो इस तरीके की क्लासिफिकेशन को हम फाइनली बोलेंगे प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। चलिए अब बात करते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन की, सेकंड टाइप के क्लासिफिकेशन की। इस क्लासिफिकेशन को बोलते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। यस, इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अगर हम क्लासिफिकेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ, या तो हम एक कैरेक्टर लें या हम दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ले लें। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का मतलब क्या है? उसकी रूट है, उसकी स्टेम है, उसका लीव्स है। अगर हम प्लांट्स की बात करें, अगर कोई एनिमल है तो उसके बाहर का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हम देख लें, उसके बॉडी का कलर्स क्या है, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यदि हम किसी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन उसके एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को आधार बना के हम करते हैं, तो ऐसे क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट, इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था लिनियस साहब ने। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर नीट का एक बहुत अच्छा बन सकता है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो किसने दिया था माय डियर स्टूडेंट? लिनियस ने। नेक्स्ट पॉइंट, लिनियस ने किया क्या था? लिनियस ने क्लासिफाइड किया था प्लांट किंगडम को, पूरे प्लांट किंगडम को ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमन। स्टेमन आप जानते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्टेमेन्स के आधार पर पूरे प्लांट किंगडम को उन्होंने 24 क्लासेस में, 24 क्लासेस में डिवाइड किया था। इसीलिए ये जो लिनियस ने प्रपोज किया है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, इसको हम सेक्सुअल क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स का मतलब क्या है? ये सेक्सुअल कैरेक्टर है। इसीलिए लिनियस के इस क्लासिफिकेशन को हम लोग सेक्सुअल क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। किस तरीके से क्लासिफाइड किया था, कौन कौन से कैरेक्टर्स को उन्होंने आधार बनाया था, जरा हम इसकी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो लिनियस ने क्या किया, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट थे, मतलब जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट थे, उनको उन्होंने 23 क्लासेस में बांटा। और स्टार्टिंग किससे किया? उस क्लास में जिसके फ्लावर में सिंगल स्टैमेन मिलता है। यस, सिंगल स्टैमेन का मतलब क्या है? मोनो। तो इस क्लास का नाम दिया क्लास मोनेंड्रिया। तो क्लास मोनेंड्रिया में इन्होंने उन सभी प्लांट्स को रखा जिसके फ्लावर में स्टैमेन की संख्या सिंगल थी, मतलब सिंगल स्टैमेन था। यस, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कैना। तो कैना को किस क्लास पे रखा है? मोनेंड्रिया में। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ किस पे रखा है? स्टैमेन्स के नंबर पे रखा है। सेकेंड क्लास उन्होंने रखा क्लास आइकोसेंड्रिया। इसमें क्या किया इन्होंने? इसमें जिस प्लांट्स के फ्लावर में 20 या 20 से ज्यादा स्टैमेन्स अटैच्ड होते हैं विद कैलिक्स वेयर असाइन्ड टू अंडर दिस कैटेगरी। मतलब क्लास आइकोसेंड्रिया में इन्होंने उस प्लांट को रखा जिसमें 20 या 20 से ज्यादा स्टैमेन आपको फ्लावर में देखने को मिलते हैं, उसको रखा क्लास आइकोसेंड्रिया में। थर्ड जो इन्होंने क्लास डिवाइड किया वो था क्रिप्टोगैमियन। क्रिप्टोगैमियन में उन्होंने क्या कहा कि ये क्लास नहीं, एक अलग ग्रुप था। इसमें इन्होंने क्या कहा? क्रिप्टो का मतलब क्या है? छुपा हुआ। तो ऑल नॉन फ्लावरिंग प्लांट लाइक एल्गी, फंगी,
मॉसेस एंड फर्न, जिसमें फ्लावर नहीं होते, इन सारे प्लांट्स को इन्होंने क्रिप्टोगैमियन ग्रुप में शामिल किया। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट आपसे पूछा जा सकता है क्रिप्टोगैमियन का मतलब क्या है, क्लास आइकोसेंड्रिया में कितने स्टेमन्स को आधार बनाया गया, क्लास मोनेंड्रिया में कितने स्टेमन्स को आधार बनाया। तो ये सारी डिफिनेशंस आपके सामने क्लियर है, वन बाय वन क्लियर है। तो आपको ये समझ में आया होगा व्हाट इज द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। मैंने शुरू में ही बोला था एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को आधार ले रहे हैं। अब आप यहां पर देखो उन्होंने स्टेमन्स, एक ही तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, उसका आधार इन्होंने लेके क्लास मोनेंड्रिया बना दिया, क्लास आइकोसेंड्रिया बना दिया, और वो प्लांट जिसमें फ्लावर होता ही नहीं उसको इन्होंने क्रिप्टोगैमियन के अंदर रख दिया। चलिए, इस तरीके से हमने देखा माय डियर स्टूडेंट दो क्लासिफिकेशन, पहला था प्रैक्टिकल और सेकंड था हमारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है इसको बोलते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। यस, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर। जितना भी आप अपने आई से देख सकते हैं पर्टिकुलर प्लांट्स के पार्ट को, उन सभी को अगर आधार बनाया जाता है और क्लासिफिकेशन किया जाता है प्लांट्स का, तो ऐसे क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। इसका मतलब क्या है? यहां पर हमने कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को आधार बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट नेचुरल क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस की, तो ये क्या कहता है? बिलीव टू बी द बेस्ट क्लासिफिकेशन। ये विश्वास किया जाता है कि नेचुरल क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन था। इसमें इन्होंने सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज जो प्लांट्स की थी उसको कंसीडर किया गया। इट रिप्रेजेंट द इंटर रिलेशनशिप अमंग प्लांट्स। एक्चुअली इस तरीके का क्लासिफिकेशन एक तरीके का इंटर रिलेशनशिप भी रिप्रेजेंट करता है कि प्लांट्स के बीच में किस तरीके का इंटर रिलेशनशिप है। तो ये हो गया माय डियर स्टूडेंट नेचुरल क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस। चलिए, यस, कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। ये जो हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन है माय डियर स्टूडेंट, ये मुख्यतः दो तरीके का होता है। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल फॉर्मल, और दूसरा होता है हमारा नेचुरल फाइलोजेनेटिक। नेचुरल फॉर्मल का मतलब क्या है? फाइलोजेनी ऑफ द प्लांट इज नॉट कंसीडर्ड। फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स। अगर हमने इवोल्यूशन को ध्यान में रख के क्लासिफिकेशन नहीं किया तो हम इसको बोलेंगे नेचुरल फॉर्मल है, और अगर हमने मॉर्फोलॉजी के साथ फाइलोजेनी कैरेक्टर्स को भी कंसीडर किया तो इस तरीके के क्लासिफिकेशन को बोलेंगे नेचुरल फाइलोजेनेटिक। क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? नेचुरल क्लासिफिकेशन की। तो ये नेचुरल क्लासिफिकेशन भी दो तरीके का है। जब हम फाइलोजेनेटिक के साथ मॉर्फोलॉजिकल को भी कंसीडर कर रहे हैं उसके कैरेक्टर्स को, तो ये हो गया नेचुरल फाइलोजेनेटिक। और जब सिर्फ हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को आधार बना रहे हैं, यस, तो हम ये हो गया हमारा नेचुरल फॉर्मल। Only the morphology of the plant is considered in case of natural formal classification. तो I hope my dear student आपको क्लियर हो गया होगा कि what is the natural classification। चलिए, स्टेप बाय स्टेप हमारी जर्नी बढ़ती ही जा रही है my dear student। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम बात करते हैं, और अब हम बात करते हैं 4 टाइप का जो क्लासिफिकेशन है, इसको बोलते हैं एडेनसोनियन सिस्टम या एडेनसोनियन क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको हम फिनेटिक या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें मैक्सिमम सिमिलरिटीज होगी उन ऑर्गेनिजम्स में, उनको सेम ग्रुप में हम प्लेस कर देंगे। मतलब बहुत सारी सिमिलरिटीज के कैरेक्टर्स को हम देखेंगे, जिसपे सबसे ज्यादा सिमिलरिटीज ऑर्गेनिजम्स में होगी, उन ऑर्गेनिज्म को हम एक सेम ग्रुप में प्लेस कर देंगे। ये कहता है एडेनसोनियन सिस्टम। लेकिन इसके साथ इसके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये कहता है कि प्रत्येक कैरेक्टर्स को, चाहे वो सेक्सुअल हो चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो, सारे कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी। किसी भी कैरेक्टर्स को कम करके आका नहीं जाएगा। And at the same time 100 of characters can be considered computer use। अब क्या है?
भैया अगर किसी ऑर्गेनिज्म को आप क्लासिफाइड कर रहे हैं और उसके सारे कैरेक्टर्स को आप आधार बनाएंगे तो 100 से ज्यादा कैरेक्टर्स तो आपको मिलेंगे ही ना, चाहे रूट की बात हो, स्टेम की बात हो, लीव्स की बात हो, या उसके प्रॉपर बहुत सारे फीचर्स की बात हो। यस, तो वहां पर आपको क्या करना होगा, अगर आपको कंपैरिजन करना है तो कंप्यूटर यूज होगा, और सारे कैरेक्टर्स को चूंकि आप बराबर की इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो निश्चित रूप से बड़ा टफ काम हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यही एडल्सोनियन सिस्टम एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जिसमें हर एक कैरेक्टर्स को, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल हो चाहे वो सेक्सुअल कैरेक्टर हो, हर कैरेक्टर्स को बराबर की इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो अगर ऐसा क्लासिफिकेशन है तो हम इसको बोलते हैं एडल्सोनियन सिस्टम, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं फिनेटिक और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन के नाम से। चलिए कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। फैक्ट क्या कहता है इस क्लासिफिकेशन से रिलेटेड? इस क्लासिफिकेशन में इंपॉर्टेंस टू एनी वन कैरेक्टर इज नॉट गिवन। किसी भी एक कैरेक्टर्स को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, क्योंकि हर एक कैरेक्टर्स को बराबर की इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो ऑल कैरेक्टर हैव सेम इंपॉर्टेंस, जबकि अभी नेचुरल क्लासिफिकेशन जब आप देख रहे थे वहां पर फ्लोरल अर्थात रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी इन कंपैरिजन ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर, का मतलब रूट, स्टेम ऑफ लीव्स के कंपैरिजन पे। तो ये बेसिक डिफरेंस आप देख रहे हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन और एडल्सोनियन सिस्टम्स के या एडल्सोनियन क्लासिफिकेशंस के बीच में। तो डायरेक्ट नीट का यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड एडल्सोनियन क्लासिफिकेशन, या हम बोल सकते हैं न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। तो इस तरीके से ये हमारा 4 टाइप था क्लासिफिकेशन का। और लास्टली अब हम बात करते हैं 5th टाइप के क्लासिफिकेशन की, जिसका नाम है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या है, इवोल्यूशनरी कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। अगर हम कंसीडर कर रहे हैं कि पहले कौन सा प्लांट आया, इसके बाद कौन सा प्लांट आया, और अगर इस तरीके से हम प्रॉपर क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम इसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जिसका दूसरा नाम है क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन। यहां पर आप देखिए सबसे पहले थैलोफाइटा को रखा गया, फिर ब्रायोफाइटा को रखा गया, फिर टेरिडोफाइटा को रखा गया, फिर जिम्नोस्पर्म को रखा गया, और फिर एंजियोस्पर्म को रखा गया। तो यहां पर जो ग्रुप हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी कैरेक्टर रखे गए। पता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म आपको पता है सबसे मोस्ट एडवांस प्लांट होते हैं, यस फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर फ्रूट देखने को मिलता है। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट ये था हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो इस तरीके से जो हम लोग ने 5 क्लासिफिकेशन की बात शुरू से स्टार्ट करी थी, हर एक क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे, एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हम लोग ने बहुत क्लियर कर ली है। यस, अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे जो अभी हमारे रह गए हैं, तो चलिए उनकी बात भी हम लगे हाथ कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, लैमार्क के बारे में आपको पता है। लैमार्क ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म फाइलोजेनी को दिया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन एक नीट का एक बहुत ही ब्यूटीफुल यहां से बन सकता है, फाइलोजेनी टर्म्स को किसने दिया? लैमार्क ने दिया। नेक्स्ट पॉइंट, चार्ल्स डार्विन के बारे में आपको पता है, इन्होंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है फाइलोजेनी का इन हिज बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो कई बार तो पूछ लिया जाता है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को किसने लिखा है, तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। इस बुक में क्या है, इन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया है फाइलोजेनी का, मतलब इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स को आधार बना के बहुत सारी चीजों को यहां पर डिफाइन इन्होंने किया है। तो ये बुक आपको पता होनी चाहिए कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को किसने लिखा, तो लिखा किसने? चार्ल्स डार्विन ने। तो ये 2 फैक्ट थे। चलिए थोड़े से और फैक्ट हम लोग देख लेते हैं माय स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट, यस, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। यस, अब बात करते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज की। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को किसी पर्टिकुलर स्पीसीज में रखा जाना है तो कौन से कैरेक्टर्स को हम वहां पर कंसीडर करेंगे, अब इसकी बात हम करेंगे। चलिए सबसे पहले पॉइंट्स की बात करते हैं। जॉन रे ही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रपोज किया था टर्म एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। तो स्पीसीज टर्म्स को दिया था जॉन रे ने, और जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया वो जॉन रे के द्वारा ही दिया गया कि स्पीसीज का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है स्पीसीज का। सेकेंड पॉइंट, ही डिस्क्राइब मोर देन 18,000 से ज्यादा प्लांट और एनिमल्स को अपनी इनकी जो बुक थी हिस्टोरिया जनरलिस
प्लांटेरम में उन्होंने डिस्क्राइब किया। तो फाइनली डायरेक्ट एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम को किसने लिखा? तो किसने लिखा माय डियर स्टूडेंट? जॉन रे ने। लगभग 18,000 से ज्यादा प्लांट और एनिमल को डिस्क्राइब किया है उन्होंने अपनी इस बुक में। तो ये 2 फैक्ट और आपने देखे। चलिए जर्नी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब हम फाइनली समझते हैं जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज है इसमें कौन कौन सी बातों को कहा गया है जो जॉन रे के द्वारा दी गई। पहला पॉइंट कहता है यस अर्नेस्ट मेयर के बारे में। अर्नेस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी माना जाता है और इन्होंने प्रपोज किया था तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। अभी हमने जो जॉन रे की बात करी है उन्होंने टर्म दिया है और अपनी बुक में बहुत सारी चीजों को वहां पर उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया है तो माय डियर स्टूडेंट आपको अर्नेस्ट मेयर पे टिक करना है, ना कि जॉन रे पे। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है मेयर के अनुसार मेयर डिफाइंड द स्पीसीज इन द फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। उन्होंने कहा जैसे अभी हम लोग पहले देख के आए हैं कि जो आप 7 कैटेगरीज देखते हैं ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, उसमें से 6 ऐसी कैटेगरीज हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता। नेचर में आपको दिखती नहीं, सिर्फ नाम है। जैसे किंगडम को कोई अस्तित्व नहीं है, डिवीजन को कोई अस्तित्व नहीं है, क्लास फाइलम जीनस का कोई अस्तित्व नहीं है, ऑर्डर का कोई अस्तित्व नहीं है। दिखता क्या है? स्पीसीज दिखती है। यस स्पीसीज नेचुरल में एग्जिस्ट करती है। तो मेयर ने डिफाइन किया स्पीसीज को किस फॉर्म में? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के फॉर्म में। और क्या इन्होंने कहा? अकॉर्डिंग टू मेयर all the member that can interbreed among themselves and can produce fertile offspring are the member of same species। उन्होंने कहा उन सारे मेंबर को हम उस स्पीसीज में रखेंगे जो मेंबर आपस में सेक्स कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, और इंटरब्रीडिंग के बाद जो उनकी प्रोजनी होगी, जो बच्चा आएगा उसमें भी फर्टिलिटी की पावर हो, मतलब वो भी रिप्रोडक्शन कर सकता हो। तो उन सारे मेंबर्स को हम सेम स्पीसीज में प्लेस कर देंगे। किसका कह रहा था? मेयर का। तो क्या ये डेफिनेशन बिल्कुल सही थी? अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है कि वो सारे मेंबर जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, फर्टाइल प्रोजेनी दे सकते हैं, तो हम उसको सेम स्पीसीज में रख दें? लेकिन आपको पता है बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। उनके लिए आप क्या करेंगे? क्लियर है मेरी बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं। बट द डेफिनेशन ऑफ मेयर वाज इनकम्प्लीट। इसीलिए मेयर की बात को पूरी कंप्लीट नहीं थी, इनकम्प्लीट माना गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सिर्फ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रखते हैं, सेक्सुअल मोड का रिप्रोडक्शन रखते ही नहीं है। यस और तब भी हम उनको एक स्पीसीज में शामिल करते हैं। क्लियर है? चाहे बात माइकोप्लाज्मा की हो, बैक्टीरिया की हो। यस आपको पता है बैक्टीरिया भी अलग अलग कैटेगरी है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, बहुत सारे बैक्टीरिया आपको पता है, सैल्मोनेला टाइफी। क्लियर है? चलिए तो फाइनली क्या होता है? फाइनली क्या पॉइंट निकल के आया कि जो मेन कैरेक्टर होता है अगर किसी स्पीसीज का डिटर्मिनेशन करना है किसी स्पीसीज में, तो वो इंटरब्रीडिंग है, नो डाउट। बट दिस कैरेक्टर इज नॉट यूज्ड इन टैक्सोनॉमी। लेकिन इस कैरेक्टर्स को हम टैक्सोनॉमी में यूज नहीं करते। टैक्सोनॉमी क्या है? 3 पॉइंट थे, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो टैक्सोनॉमी में हम एक्चुअल इंटरब्रीडिंग कैरेक्टर्स को कंसीडर ही नहीं करते। तो फिर करते क्या है? अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज का डिटर्मिनेशन करना है माय डियर स्टूडेंट, तो हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसीडर करते हैं। क्लियर है मेरी बात? यस तो लास्ट पॉइंट यही कहता है इन टैक्सोनॉमी में डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीसीज इज मेनली बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। किस पर बेस्ड है? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। तो अगर किसी स्पीसीज का डिटर्मिनेशन करना है तो हमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखना होगा। जबकि जॉन मेयर ये कह रहे थे कि भाई उन सारे मेंबर्स को एक ग्रुप में रख दो जो आपस में इंटरब्रीड कर सकती हैं और फर्टाइल प्रोजेनी देंगी। लेकिन ये बात उनकी इसलिए इनकम्प्लीट थी क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं। क्या होता है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, तो इसलिए इनकी बात इनकम्प्लीट थी। तो फाइनली क्या हुआ कि फाइनली हमने अगर स्पीसीज का डिटर्मिनेशन करना है तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को आधार बनाएंगे, और अगर किसी मेंबर्स के फैमिलीज का कंसीडर करना है इसको हम किस फैमिली में रखें, तो वहां पर माय डियर स्टूडेंट सेक्सुअल कैरेक्टर्स को आधार बनाते हैं। ये मैं आपको इसके पिछले लेक्चर में भी क्लियर कर चुका हूं।
तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट आज हम लोग ने बहुत सारे फैक्ट्स को पढ़ा और आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसके अलावा थोड़ी सी पॉइंट्स को और आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। When the species is determined on the basis of morphological character, चलो भाई आप इंटरप्रेटिंग कैरेक्टर्स को नहीं कंसीडर कर रहे हो, लेकिन अगर जब भी आप मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को कंसीडर करके किसी स्पीसीज, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए किसी स्पीसीज का निर्धारण करेंगे तो उस पर्टिकुलर स्पीसीज को हम बोलेंगे टैक्सोनॉमिकल स्पीसीज। तो अगर कोई पूछे कि टैक्सोनॉमिकल स्पीसीज क्या है, तो वो स्पीसीज जिसपे हमने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को आधार बनाया है वो होती है टैक्सोनॉमिकल स्पीसीज। एग्जांपल के रूप में यदि दो प्लांट्स ऑलमोस्ट सेम फंडामेंटल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स रखते हैं तो हम उनको सेम स्पीसीज में शामिल कर लेते हैं। एग्जांपल के रूप में आप देखिए जैसे कालीफ्लावर है, यस, कैबेज है, आप जानते हैं गोभी के दो टाइप्स हैं, और ये नॉन है, यस। अब देखिए ये नॉन ये प्लांट्स आप देखिए, अब इन तीनों का जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है लगभग सेम है, तो हमने क्या किया, इन तीनों को एक सेम स्पीसीज ओलेरेसिया में हमने रख दिया। तो क्या हुआ, ब्रेसिका ओलेरेसिया। तो ओलेरेसिया एक ऐसी स्पीसीज है जिसमें हमने तीनों को प्लेस्ड कर दिया। तो आधार किसको हमने बनाया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को। नेक्स्ट पॉइंट, these three have same morphological character, therefore they belong to the same taxonomical species। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, अब आता है सबसे मजबूत, सबसे बेसिक और सबसे फंडामेंटल पॉइंट। क्या कहता है, अब पढ़िए। हायर प्लांट के केस में यदि हमें स्पीसीज का डिटर्मिनेशन करना है तो हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर को हम कंसीडर करेंगे हायर प्लांट के केस में। बिकॉज क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि जो फ्लोरल कैरेक्टर्स होते हैं अर्थात जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स होते हैं वो ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, मतलब ज्यादा स्टेबल होते हैं अगर हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो हायर प्लांट में हम किसको आधार बनाएंगे, हायर प्लांट में हम किसको आधार बनाएंगे, फ्लोरल कैरेक्टर्स को। दे डू नॉट सो मेजर चेंजेस, इसलिए हायर प्लांट्स में हम भले ही फ्लोरल कैरेक्टर्स को आधार बना रहे हैं लेकिन जो लोअर कैटेगरीज है वहां पर हम आधार बनाएंगे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को। तो अगर आपसे पूछा जाता है हायर प्लांट्स के रेफरेंस में तो हम वहां पर फ्लोरल कैरेक्टर्स को आधार बनाते हैं। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, एक एक पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट ये सेशन हमारा कंप्लीट होता है और नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी इस सेशन को आगे पढ़ाएंगे जो हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, मेरा एक कॉन्टेक्ट नंबर है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो डायरेक्ट आप इसमें मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, बाय।